हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पॉलिटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास आज 20 करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो भाग 15 के बारे में पढ़ा था। निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, हमारा देश क्या है, हमारे देश में किस तरह का संविधान लगा हुआ है निर्वाचन के प्रति, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग भाग 16 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 16 संविधान का जो भाग 16 है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो SC ST कास्ट जो है इस सब के लिए क्या प्रावधान है, इस सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, ये आर्टिकल 330 से 342 तक में दिया गया है। आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में SC ST के सीट का आरक्षण है। तो लोकसभा में SC ST का जो सीट है उनका आरक्षण दिया गया है, जिसमें SC का 84 सीट होना चाहिए और ST का कितना होना चाहिए, तो 47 सीट होना चाहिए। आर्टिकल 331 में क्या है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, निरस्त करेंगे। तो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। अनुच्छेद 332 में क्या है, विधानसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। कितना में, तो आर्टिकल 332 में विधानसभा में जो SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है उसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 332 में है। अनुच्छेद 333 में क्या है, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो 1 एंग्लो इंडियन है उनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 334 में है, लोकसभा और विधानसभा में SC ST का आरक्षण 2030 तक बना रहेगा। तो 2030 तक का लिखा गया है कि 2030 तक लोकसभा और विधानसभा दोनों में SC ST का जितना भी आरक्षण दिया गया है वो बना रहेगा। आर्टिकल 335 में क्या है, नौकरी तथा प्रमोशन में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 336 में क्या है, नौकरी तथा प्रमोशन में एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 337 में है, एंग्लो इंडियन को शैक्षणिक अनुदान दिया जाएगा। आर्टिकल 338 में है SC आयोग। SC आयोग का जो गठन हुआ था 338 में बताया गया है, इसका गठन 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा किया गया था और वह 7 सदस्यीय है। अनुच्छेद 338 का क है जिसमें SC आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन कब हुआ था, तो 89वां संशोधन 2003 द्वारा किया गया था और वो कितना सदस्यीय है, तो 5 सदस्यीय है। अनुच्छेद 339 में है, SC तथा ST दोनों के प्रशासन तथा कल्याण केंद्र का कर्तव्य होगा। तो SC और ST दोनों का जो प्रशासन और कल्याण ये कौन करेंगे, तो केंद्र का कार्य होगा, केंद्र सरकार करेगी। रिमार्क में है, SC तथा ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति 3 वर्षों के लिए करते हैं। तो SC और ST दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो करते तो है राष्ट्रपति, लेकिन किनके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। और कितने वर्षों के लिए करते हैं, तो टोटल 3 वर्षों के लिए करते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। तो जो SC ST आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो शक्ति होता है वो किनके बराबर होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अनुच्छेद 340 है, इसमें क्या है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये एक वैधानिक निकाय है, इसलिए इसका सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, उनके इच्छा पर निर्भर करता है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे। तो पहला पिछड़ा वर्ग के आयोग कौन थे, तो पिछड़ा वर्ग के आयोग कौन थे, तो काका साहब कालेकर थे। तो ये पिछड़ा आयोग के बारे में बताया जा रहा है। पिछड़ा आयोग का जो पहली बार जो उसके लिए आवाज़ उठाया था, कौन उठाए थे, तो काका साहब कालेकर उठाए थे, कालेकर उठाए थे। और वो उस जो पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसके अध्यक्ष भी थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1879 ईस्वी में जनता पार्टी मोरारजी देसाई ने गठित किया था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण की बात कही थी। तो दूसरा जो पिछड़ा वर्ग का आयोग हुआ था, जो मंडल आयोग ने किया था, उसमें OBC को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया, तो 27% आरक्षण दिया था। 27% आरक्षण दिया था। मंडल आयोग के सिफारिश से 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू कर दिया था। तो मंडल आयोग का जो सिफारिश हुआ था उसी के कारण 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसको लागू कर दिया। अब हमारा आरक्षण कितना है OBC कास्ट का, तो OBC का 27% आरक्षण है।
1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने पर दिया जाएगा, अर्थात इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी के आधार पर दिया जाएगा। तो जितने भी ओबीसी में आते हैं सबको नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 ईस्वी में क्या कहा था कि ओबीसी में जितने आते हैं सबको नहीं मिलेगा। जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, मतलब जो पैसे के माध्यम में कम होते हैं, ईबीसी से जो होते हैं, उनको ही बस मिलेगा। तो जितने भी ओबीसी में आते हैं सबको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहला पिछड़ा वर्ग का गठन कौन किए थे? तो काका कालेकर समिति किए थे। और दूसरा बार जो गठन किया गया था पिछड़ा वर्ग का, उसके कौन थे अध्यक्ष? तो मोरारजी देसाई थे। और ये जो मंडल आयोग, उसका नाम क्या पड़ा था? तो मंडल आयोग पड़ा था। और किनके समय में ये पारित हुआ था? तो बीपी सिंह के समय में हुआ था पारित। और इनके अनुसार कितना आरक्षण दिया गया ओबीसी को? तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे ओबीसी कास्ट को दिया गया, उसमें जो भी ईबीसी से आते हैं, इकोनॉमिकली वीक जो होते हैं, जो पैसे के माध्यम में वीक होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, उनको ही बस मिलेगा। तो ईबीसी जो है, ओबीसी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो एक होते हैं क्रीमी लेयर में किसको रखा जाता है? जिसकी आय 8 लाख से ज़्यादा हो 1 साल का। मतलब जिस भी घर में जो भी कमाने वाले हैं उनका आय 8 लाख रुपया से ज़्यादा है 1 साल का इनकम, वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और उनको ये चीज़ नहीं मिलता, ये सुविधा नहीं मिलेगा। ओबीसी में उनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलता है। जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनका इनकम 8 लाख से कम है 1 साल का, उनको ये सुविधा मिलती है। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले को ही ये बस सुविधा मिलती है। उनके लिए क्या है आरक्षण? तो 27% आरक्षण है उनका। अनुच्छेद 341 है जिसमें एससी, कौन कास्ट को एससी तथा एसटी में शामिल किया जाना है, राष्ट्रपति का काम है संसद के सलाह पर किया जाना। तो 341 में है, आर्टिकल 341 में क्या बताया गया है कि एससी में किसको रखना है, एसटी में किसको रखना है, ये कार्य किसका है? तो राष्ट्रपति का कार्य है। और किन के सलाह पर करेंगे? तो ये संसद के सलाह पर ये कार्य करेंगे। अनुच्छेद 342 में क्या है? एससी, ब्रिटिश काल में भारत के जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया था, अंग्रेजों ने इसकी ज़मीनें छीन ली थी। तो ब्रिटिश काल में भारत का जो भी जनजाति थे उनको अपराधी घोषित कर दिया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इनकी ज़मीनें छीन ली थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 को इन्हें अपराधी के श्रेणी से भी हटा दिया, जिस कारण ये जनजाति 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारत के जनजाति 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो जनजाति अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अगस्त को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? तो रीजन तो पता चल गया क्यों मनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत के जो जनजाति थे उनको अपराधी घोषित कर दिया था। कौन कर दिया था? अंग्रेज कर दिया था। उनकी सारी ज़मीनें भी छीन ली थी। और लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 31 अगस्त 1952 को इन्हें अपराधी श्रेणी से भारत सरकार ने हटा दिया। इसलिए 31 अगस्त को तब से इन लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो इनको ऐसा क्यों साबित किया गया, इनको क्यों घोषित किया गया अपराधी अंग्रेजों में? क्योंकि जनजाति जो होते थे तो वो पहले भाला वाला ये सब रखते थे और जो भी उधर जंगल की तरफ रहते थे उनको मार देते थे। तो वो लोग डर जाते थे कि ये लोग हमें मार डालेंगे, इसलिए ये लोग ही पहले उन पर प्रहार करते थे। इसलिए इन लोगों को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट इन लोगों को क्या कर दिया? तो अपराधी घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ओबीसी में 2 श्रेणियां बना दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने श्रेणियां बनाई है ओबीसी के लिए? तो 2 श्रेणियां बनाई है। क्या क्या है? एक है क्रीमी लेयर, दूसरा क्या है? नॉन क्रीमी लेयर। देखते हैं क्या है क्रीमी लेयर। इसमें वैसे ओबीसी आते हैं जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक है। तो 8 लाख रुपये से अधिक है जिनकी सालाना आय, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। इन्हें मंडल आयोग में 27% का आरक्षण नहीं मिलता है। तो जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है बस। तो इसमें वैसे ओबीसी आते हैं जिनके परिवार का सालाना आय कितना है? तो 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें मंडल आयोग के 27% आरक्षण दिया जाता है। तो उन्हें मंडल आयोग का जो 27% आरक्षण है वो दिया जाता है।
ओबीसी को BC1 तथा BC2 में बांट दिया गया है। तो ओबीसी को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक है BC1, एक है BC2। एससी ने किन्नर या हिजरा को थर्ड जेंडर रख दिया और 2014 में ओबीसी जाति बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर या ट्रांसजेंडर जो होते हैं थर्ड जेंडर, उनको थर्ड जेंडर मान दिया गया। तो जो भी किन्नर या हिजरा होते हैं उनको अब थर्ड जेंडर का मान दे दिया गया और उन्हें 2024 में उन्हें ओबीसी के जाति में उनको भी रख दिया गया है। एससी में शेड्यूल्ड कास्ट आते हैं, एसटी में क्या होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, ओबीसी में क्या आते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट आते हैं, ईबीसी में इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट आते हैं। BC1 क्या होता है बैकवर्ड कास्ट 1 होता है, BC2 क्या होता है बैकवर्ड कास्ट 2 होता है। अनुच्छेद 341 में क्या है तो किसी जाति को राष्ट्रपति एससी जाति घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जाति को एससी जाति घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 342 में क्या है किसी जाति का राष्ट्रपति एसटी अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते। रिमार्क में क्या है राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी जाति को एससी एसटी जाति से बाहर निकालने का अधिकार किसको है तो संसद को है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी भी जाति को एससी एसटी से बाहर निकालने का अधिकार किसको है तो संसद को है। संसद चाहे तो उनको निकाल सकती है। नोट में है अनुसूचित जनजाति एसटी का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। सबसे पुरानी जनजाति क्या है तो जाड़वा जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति क्या है भील जनजाति है। सबसे खतरनाक सबसे डेंजर जनजाति कौन है तो सेंटलीज जनजाति है। और दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं तो थारू जनजाति मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद कर ले अच्छे से। तो दिवाली को शोक के रूप में कौन से जनजाति मनाते हैं तो थारू जनजाति मनाते हैं। सर्वाधिक एससी यूपी में है। सर्वाधिक एससी कास्ट के जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक एसटी कास्ट के लोग कहाँ पे हैं एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है तो पंजाब में है। मातृसत्तात्मक खासी जनजाति है। मातृसत्तात्मक कौन सी जनजाति है तो खासी जनजाति है। सामाजिक सुधार अधिनियम कब हुआ था, ये सब कौन कौन से अधिनियम है तो ये कब कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब हुआ था 1976 में। तो पहले बंधुआ मजदूर होता था तो उसके लिए ये हुआ था कि उनको अब आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। तो पहले अगर कोई किसी से कर्ज लेते थे पैसा कुछ पैसा तो उनका पैसा जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे तब तक ब्याज जो भी लगेगा तो आपके यहाँ से जो भी आदमी है उसको वो मजदूर बना लेते हैं। और वो बंधुआ मतलब जैसे हम लोग बैल खरीद लेते हैं तो बैल से कैसे भी कोई भी काम करवा सकते, तो वैसे ही सेम होता था बंधुआ मजदूर। उस आदमी से वो कैसे भी गाली सुना के कैसे भी चुपचाप वो काम करवा सकते थे, तो वही होता था बंधुआ मजदूर, जो कि अब बैन लग गया है। अब 1976 से ये अब नहीं होता है भारत में। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब आया था 1976 में आया था। बाल श्रम उन्मूलन क्या है तो 1986 में आया। बाल श्रम भी यही है कि 14 वर्ष से कम छोटे बच्चे को आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, वही बाल श्रम है। लेकिन बहुत सारे होटल में पहले तो बहुत सारे होटल में बच्चे को रखा जाता था प्लेट साफ़ करने के लिए, काम करने के लिए, तो ये सब आप नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के बच्चे से आप नहीं काम करवा सकते, मजदूरी पे नहीं रख सकते हैं। अल्पसंख्यक आयोग जो है 1992 में आया। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में आया। निःशक्त जन आयोग जो है ये 1995 में आया था। रिमार्क में क्या है अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म तथा भाषा के आधार पर किया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर किया जाता है। तो अल्पसंख्यक जो है उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से कास्ट का है। तो अल्पसंख्यक कैसे होते हैं धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। मतलब कोई अगर ये मैथिली भाषा बोलने वाले अगर बिहार में कम है तो अल्पसंख्यक मैथिली वाले लोग हो जाएंगे। उसका एससी कास्ट का हो या ब्राह्मण हो या ओबीसी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जबकि आरक्षण जो होता है आरक्षण इसके आधार पर नहीं दिया जाता है कि अल्पसंख्यक कौन है, तो उसका कैसे होता है तो आरक्षण होता है जाति के आधार पे। एससी एसटी को जैसे मिलता है ओबीसी को मिलता है, अब तो सबको मिलता है, जनरल को भी मिलता है। तो ये सब उसके टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग भाग 17 का देख लेते हैं। तो भाग 17 में क्या है राजभाषा, हमारा नेशनल जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है भाग 17 में। तो हम लोग अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजभाषा नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा जो है नेशनल लैंग्वेज देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है। तो हमारे देश की लैंग्वेज कौन सी है तो हिंदी है। तो जैसे कि कौन कौन सी है, हिंदी है इंडिया में और उर्दू है पाकिस्तान में। तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो कौन सी है तो
हिंदी है और पाकिस्तान का क्या है, उर्दू है। राजभाषा, राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा को क्या कहते हैं, राज्यभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जो हमारे पूरे देश का लोकप्रिय भाषा होगा वो होगा नेशनल लैंग्वेज। और स्टेट लैंग्वेज क्या होगा, जो हमारे स्टेट्स का लोकप्रिय लैंग्वेज होगा वही हमारा राज्य भाषा होगा। हर राज्यों की लोकप्रिय भाषा अलग अलग हो सकता है। तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और सारे राज्यों में लगभग अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, अलग अलग लोकप्रिय भाषा है। देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है, मराठी है। गुजरात में क्या है, गुजराती, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। बिहार के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। भोजपुरी भी वैसे वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ का लैंग्वेज हिंदी है, मतलब प्रमुखतः हिंदी पूरे बिहार में बोला जाता है। राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो जो दरबारी बोलते हैं, पेपर वर्क जिसमें होता है वो राजभाषा है। तो संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। सहायक राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो हमारे भारत देश की जो संघ की राजभाषा है वो हमारे देश की क्या है, तो हिंदी है। और सहायक राजभाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। तो ये भी होता है कि संसद में हमारे यहाँ जो भी पेपर वर्क होते हैं या तो हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में होते हैं। तो ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे देश का राजभाषा क्या है, हिंदी है। राज्य की राज्यभाषा, नागालैंड में जैसे कि नागालैंड का जो राज्य भाषा है वो पहले से ही अंग्रेजी है, उन लोगों का राज्य भाषा ही अंग्रेजी है। और हमारे देश का भी जो सहायक राजभाषा है वो भी अंग्रेजी है, तो वहाँ पे अंग्रेजी ही चलती है। बिहार में जैसे है तो बिहार में क्या है, तो हिंदी है, हमारे बिहार में हिंदी चलती है। राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्क की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा क्या होता है, जिसमें पेपर वर्क होता है, हमारे देश का जो भी पेपर वर्क होता है, हमारे देश का जो भी ऑफिशियल काम होता है उसका जो पेपर वर्क होता है तो वो सब क्या होता है, हिंदी में लिखा जाता है या अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो वही राजभाषा कहलाता है। संघ की राजभाषा अलग होती है। संघ की जो राजभाषा होती है वो क्या होती है, अलग होती है। राज्य की राजभाषा अलग अलग है। राज्य की, सारे राज्य की अलग अलग भाषा है और संघ की अलग भाषा है। संघ की क्या है, हिंदी है, जो कि पूरे देश में चलती है। 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला के आधार पर हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये अच्छे से याद कर ले, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दिवस के बारे में भी। जब पूछा जाता है उसमें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 से ही हमारे देश की राजभाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। इसीलिए तब से 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम नर्मदा जी ने कहा था। तो सबसे पहले किसने कहा था, नर्मदा जी ने कहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा। हिंदी को राजभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। भारत में कितने लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो 44% लोग ऐसे हैं जो भारत में जो हिंदी बोलते हैं। तो 44% लोग जो भारत के हैं वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। रिमार्क में है, संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित करता है। तो संविधान जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित नहीं करता है लेकिन राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज वो घोषित करता है। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा को हिंदी घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 343 में क्या है, तो संघ की राजभाषा को हिंदी घोषित किया गया है। किसमें, तो आर्टिकल 343 में, 343 में घोषित किया गया है। आर्टिकल 344 में क्या है, इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खेर थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो बाल गंगाधर खेर थे। अनुच्छेद 345 में क्या है, तो अनुच्छेद 343 और 345 इंपोर्टेंट है, उसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। कितना में, 343 में राजभाषा, हमारे देश की राजभाषा की चर्चा 343 में की गई। और आर्टिकल 345 में क्या की गई है, राज्य की राजभाषाएं की चर्चा की गई है। तो हमारे जितने भी राज्य हैं उसमें कौन कौन सी राजभाषाएं हैं उसकी चर्चा किसमें की गई है, तो स्टेट का जो है उसमें किया गया है 345 में, 345 में। और हमारे पूरे देश का जो हिंदी लैंग्वेज है उसको जो राजभाषा बनाया गया ये 343 में किया गया है। प्रत्येक राज्यों की राजभाषा अलग अलग
अलग है। तो प्रत्येक राज्य है सबकी अपनी अपनी राजभाषाएँ हैं। 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, जिसमें कि 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा भी हिंदी है, और हमारे जो देश की राजभाषा है वो तो हिंदी है ही, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ही। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो इंग्लिश है। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जिसने अपनी राजभाषा क्या रखी है? तो इंग्लिश रखी है, अंग्रेजी रखी है। रिमार्क में है अंग्रेजी संघ तथा सभी राज्यों के लिए सहायक भाषा है। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी तो राजभाषा है ही, लेकिन सहायक राजभाषा कौन सी है? इंग्लिश है। लेकिन मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जिसमें राजभाषा भी इंग्लिश है और सहायक राजभाषा भी इंग्लिश है। तो वहाँ फुल्ली इंग्लिश ही चलता है, वहाँ बस अंग्रेजी ही चलता है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है? उर्दू तथा हिंदी दोनों है। तो जम्मू कश्मीर का जो लैंग्वेज है वहाँ के लोग उर्दू भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। उसके बगल में जो पड़ोसी देश जो है हमारा पाकिस्तान, तो वो तो उर्दू बोलता है, तो इसीलिए वहाँ के लोग भी उर्दू कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। डोगरी कश्मीरी होते हैं वहाँ पे। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? तो हिंदी और संस्कृत है। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? हिंदी भी है और संस्कृत भी है। अनुच्छेद 346 में क्या है? आर्टिकल 346 में क्या है? एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी संघ के बीच पत्रदी या पत्राचार कम्युनिकेशन की भाषा क्या होती है? तो हिंदी या अंग्रेजी होती है, क्योंकि सारे राज्य का तो हिंदी तो नहीं है। सारे राज्य का राजभाषा तो, देश का तो राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन सबका तो एक ही नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, हाँ, और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो दोनों स्टेट में अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा तो उसमें तो वो मराठी बोलेंगे तो गुजराती समझ नहीं पाएंगे, गुजराती बोलेंगे गुजराती लोग गुजराती बोलेंगे तो मराठी लोग समझ नहीं पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन लोगों को कम्युनिकेशन के लिए राजभाषा या सहायक राजभाषा का उपयोग करना होता है। क्या? हिंदी या इंग्लिश का वो लोग उपयोग करते हैं, जो कि कॉमन लैंग्वेज है पूरे देश में, क्योंकि ये पूरे देश का है तो ये कहीं भी बोली जाती है। लेकिन सबका अपना अपना जो लैंग्वेज है, राज्य भाषा, वो तो उसी के राज्य में बोली जाती है। तो दूसरे राज्य के लोगों को तो आती नहीं है, तो वो कैसे बात करेंगे? तो वो लोग देश का जो संघ का जो हमारा राजभाषा है तो उससे बात करते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों है सहायक राजभाषा और राजभाषा, उसमें बात करते हैं। अनुच्छेद 347 है किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो कोई भी राज्य जनसंख्या के मांग पर किसी राज्य को भाषा के राजभाषा को दर्जा दे सकता है। मतलब किसी का कोई भी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का, तो वो उस पर जो मांग करना होगा, तो मांग कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 348 क्या है? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं उसमें जो अधिनियम होते हैं तो उसमें कौन सी लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं? तो अंग्रेजी का यूज करते हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की भाषा एवं राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा नारी अध्यादेश की भाषा भी अंग्रेजी होती है। तो सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है अधिसूचना, कोई नोटिस जो जारी किया जाता है, और राष्ट्रपति राज्यपाल के जो द्वारा कुछ भी नोटिस जारी किया जाता है, वो भी इंग्लिश में ही होता है, वो भी अंग्रेजी में ही होता है। आर्टिकल 349 में क्या है? राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या संयुक्त समिति JPS का गठन किया गया था, और इसके सिफारिश को संसद 2/3 बहुमत से पारित किया है। तो राजभाषा संबंधी सुधार जो होता है उसके लिए राजभाषा आयोग एवं संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इसके सिफारिश को बहुमत से पारित किया जाता है। कितना होना चाहिए बहुमत? तो बहुमत 2/3 होना चाहिए। पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर DG खेर के नेतृत्व में हुआ, जबकि पहला JPC गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में बनाई गई थी। आर्टिकल 350 में क्या है? किसी व्यथा या शिकायत के संबंधी अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो राजभाषा में हो। तो किसी भी चीज़ का जो कंप्लेन होगा ये किसी भी अधिकारी को देना रहेगा तो कोई भी लैंग्वेज में दे सकते, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे पुलिस स्टेशन में जाते तो हिंदी में ही देना पड़ेगा, तो वो
चाहे तो उनको जो भी लैंग्वेज आती रहेगी अपनी लैंग्वेज में वो दे सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ राजभाषा जो है हिंदी में ही दे। अनुच्छेद 350 का क क्या है? प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा राजभाषा में दिया जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षा की जो मातृभाषा है वो राजभाषा में ही दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा किस में होगी? तो हिंदी में कंपलसरी है। अनुच्छेद 350 का ख क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान दिया जाता है। तो भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको विशेष प्रावधान दिया जाता है। जैसे कि अभी तो संस्कृत लोग नहीं बोलते हैं, विलुप्त ही हो चुका है लगभग, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इस्तेमाल होता है। तो अगर संस्कृत जैसे कि बिहार में या फिर कहीं पे संस्कृत नहीं बोला जाता है तो उसके लिए जो इच्छुक है कि हम संस्कृत लैंग्वेज में पीएचडी करें या कुछ भी पढ़ाई करें, स्नातक प्राप्त करें, तो उनके लिए कॉलेज बनाए गए हैं। जैसे कि कोई उर्दू होते हैं तो उर्दू के लिए भी बनाया गया है, और संस्कृत के लिए क्या बनाया गया? गुरुकुल बनाया गया है। उन लोगों को विशेष प्रावधान है, वो चाहे तो वो सीख सकते हैं। रिमार्क में क्या है? अल्पसंख्यक का दर्जा भाषा तथा धर्म के आधार पर दिया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। तो भाषा के आधार पर क्या दिया जाता है? अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। मतलब कोई जैसे कि पूरे बिहार में मैथिली बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, तो मैथिली वाले वहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। या फिर धर्म, कोई भी धर्म के लोग कम है, सिख, वहाँ पे सिख बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं, तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। लेकिन आरक्षण हमेशा जाति के आधार पर ही होगा। जो भी जाति SC ST है उन लोगों का जो भी डिसाइड किया गया है उसी आधार पर होगा। अनुच्छेद 351 है जिसमें हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होता है। तो आर्टिकल 351 में बताया गया है कि हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, उसका विकास करना सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को भी हिंदी में कंपलसरी किया गया है। भाषा संबंधित कुछ अलग से प्रावधान है जो कि क्या है? अनुच्छेद 29 तथा 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होगा। तो संसद में कभी भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो वहाँ के अध्यक्ष से, संसद के अध्यक्ष से वो पहले परमिशन लेंगे तब वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं अपनी इच्छा से भोजपुरी में बोल दिए, गुजराती में बोल दिए, मराठी में बोल दिए, ऐसा वो नहीं कर सकते। उनको हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना रहता है। अनुच्छेद 210 में क्या है कि इसके अनुसार विधानमंडल में अंग्रेजी या उस राज्य के राजभाषा का प्रयोग होगा। तो अनुच्छेद 210 में क्या बताया गया है कि विधानमंडल में अंग्रेजी या उस राज्य का जो भी राजभाषा होगा उसका ही प्रयोग किया जाएगा। 8वीं अनुसूची क्या है? 22 भाषा है, जिसमें 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की चर्चा है। हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या मात्र 14 है, जो कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु है। किंतु वर्तमान में अभी बढ़ा करके कितना लैंग्वेज हो गया है? तो अभी 22 लैंग्वेज है। अभी 22 लैंग्वेज है हमारा, लेकिन पहले ये 14 लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज ही था। 21वीं संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया। पहले तो 14 इतने थे, बाद में फिर एक और जोड़ा गया 21वीं संविधान संशोधन में, जो कि 1967 में हुआ था। उसमें 15वीं लैंग्वेज कौन सा जोड़ा गया था? तो सिंधी जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 ईस्वी में, इसके द्वारा 3 और भाषा जोड़ा गया था। तो कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भी जोड़ दिया गया था। 92 संविधान संशोधन फिर हुआ 2003 में, उसमें 4 और भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ दिया गया। तो राजस्थानी, भोजपुरी तथा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी जो है उसको 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। तो हमारी शास्त्रीय भाषा क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व में जो भी लैंग्वेज होती थी उन सब को हम लोग शास्त्रीय भाषा कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज में हम लोग रखे हैं। 2004 में इन्हें मान्यता दिया गया था। तो 2004 में इन्हें मान्यता दे दिया गया। इनकी कुल संख्या कितनी है? 6। जैसे कि तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, 2004 में इसको मान्यता मिला था। संस्कृत को 2005 में मान्यता मिल गया, ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ जो है ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है, 2008 में मान्यता मिला था। तेलुगु जो है 2008 में मान्यता मिला था, ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है।
मलयालम है, ये 2013 में इसको मान्यता मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का, शास्त्रीय लैंग्वेज का। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में जो ओडिशा जो बोला जाता है वो 2014 में इसको भी शास्त्रीय लैंग्वेज बोला गया। इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी, प्राकृत एवं उनके साहित्य कार्यों को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संरक्षित किया जाना है। मतलब इसको ये विलुप्त ना हो, ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज ख़त्म हो जाए, इसके लिए इसको सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 2020 में इसको नियम बनाया गया। नोट में है कन्नड़, तेलुगु, मलयालम साउथ वालों चारों को संयुक्त रूप से द्रविड़ भाषा कहा जाता है। तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम है उसको संयुक्त रूप से द्रविड़ भाषा बोला जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा भारत के द्रविड़ भाषा से मेल खाती है। तो भारत का जो द्रविड़ भाषा है, जो कन्नड़, मलयालम और तेलुगु तीनों को जो मिला करके जो द्रविड़ भाषा बनी है उसी को ब्राहुई भाषा कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोली जाती है। तो ब्राहुई भाषा जो है हमारे द्रविड़ भाषा की तरह ही है, और ये द्रविड़ भाषा हमारे देश में भी बोली जाती है, ये कि साउथ में बोली जाती है। तो हम लोग भाग 16 और भाग 17 के बारे में पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग भाग 18 आपातकालीन उपबंध जो है इमरजेंसी प्रोविजनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।